नमस्कार, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज 10 अगस्त 2025 है और हम आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, समसामयिक मामलों का एक बिल्कुल गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। हाँ, ये सिर्फ खबरें नहीं हैं बल्कि यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से इनका पूरा डाइसेक्शन होगा। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा में जीएस पेपर 1 विरासत और इतिहास, जीएस पेपर 2 शासन और राजनीति और जीएस पेपर 3 अर्थव्यवस्था और सुरक्षा, इन सब से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स शामिल होंगे। जी, और आज हम खास तौर पर अगस्त क्रांति यानी अगस्त क्रांति की 83वीं एनिवर्सरी पर बात करेंगे। साथ ही इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी, जुडिशरी एंड जेंडर जस्टिस मतलब न्यायपालिका और लैंगिक न्याय। हाँ, और जेएनके में सिक्योरिटी चैलेंजेस, सुरक्षा चुनौतियां, आईएनएस गुलदार और मरीन कंजर्वेशन यानी समुद्री संरक्षण और रेलवे रिजर्वेशंस में क्वांटम लीप, एक बड़ी छलांग, इन सब पर हमारा खास फोकस रहेगा। और भी जो अहम करंट अफेयर्स हैं उनका भी एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस से आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं पता चलेंगे, बल्कि हर मुद्दे की बैकग्राउंड, उसकी पृष्ठभूमि, उसका कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, उसके वेरियस डायमेंशंस, अलग-अलग पहलू, इंटरकनेक्शंस, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और यूपीएससी सिलेबस के साथ उनका लिंकेज, उनका जुड़ाव, ये सब समझने में मदद मिलेगी। राइट। हमारा मकसद है कि आप इन मुद्दों पर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, एक सोची समझी राय बना सकें और मेंस में शानदार उत्तर लिख पाएं। तो तैयार हो जाइए एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज सेशन के लिए। बिल्कुल। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। हाँ, जरूर। देखिए, यूपीएससी की ये यात्रा, ये सफर आसान नहीं है। ये एक तपस्या है। इसमें शक के पल आएंगे, थकान भी महसूस होगी। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ऐसे पलों में गोविंद जायसवाल को याद कीजिए, एक रिक्शा चालक के बेटे जिन्होंने गरीबी के ताने सहे और पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बने, रैंक 48 साल 2006 में। वाह, ये तो कमाल की बात है। और आईएएस बने केरला स्टेट सिविल सर्विस से प्रमोट होकर। ये कहानियां वाकई हिम्मत देती हैं। बिल्कुल, आपकी परिस्थितियां नहीं, आपका संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन आपका भविष्य तय करता है। सही कहा। और कन्फ्यूशियस ने कहा था, Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. हमारी सबसे बड़ी शान कभी न गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। गिरना तो नेचुरल है, उठना ही स्ट्रेंथ है, ताकत है। Exactly. और जेरेमी बेंथम की बात याद रखिए, Rarest of all human quality is consistency. सभी इंसानी गुणों में सबसे दुर्लभ है निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा मगर लगातार पढ़ना ही सफलता दिलाएगा। हाँ, कंसिस्टेंसी इज की। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कितनी सही बात कही, यू कांट क्रॉस द सी merely by standing and staring at the water. आप सिर्फ खड़े होकर पानी को घूरते रहने से समंदर पार नहीं कर सकते। एक्शन लेना होगा। हाँ, सपना देखना जरूरी है, पर एक्शन लेना, कदम उठाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो उठिए, किताब खोलिए, पहला कदम बढ़ाइए। बिल्कुल सही। इसी पॉजिटिव नोट के साथ चलिए आज के पहले बड़े मुद्दे पर आते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा। दुनिया आज काफी कॉम्प्लेक्स, काफी जटिल हो गई है। हाँ, बहुत ज्यादा। और भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, जो मल्टी अलाइनमेंट मतलब बहुसंरेखण और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता पर आधारित है, वो आजकल सीरियस प्रेशर में है, गंभीर दबाव में दिख रही है। खासकर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ जो ट्रेड एक्शंस हुए हैं, जो व्यापारिक कार्रवाइयां हुई हैं, उन्होंने सिचुएशन को और पेचीदा बना दिया है। हाँ, तो ये यूएस इंडिया टैरिफ स्टैंड ऑफ, अमेरिका भारत टैरिफ गतिरोध, ये क्या है और ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की परीक्षा कैसे है? हुआ क्या है असल में? देखिए, हुआ ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक कार्यकारी आदेश जारी किया है। अच्छा। और इस आदेश से भारत के कई सामानों पर एडिशनल 25% टैरिफ यानी अतिरिक्त 25% प्रशुल्क लगा दिया गया है। 25%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और कुछ प्रोडक्ट्स पर तो टोटल टैरिफ, कुल प्रशुल्क 50% तक हो गया है। 50%? वजह क्या बताई गई है इसकी? वजह बताई गई है कि भारत रशिया, रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, रियायती कच्चा तेल खरीदना जारी रखे हुए है। अच्छा, तो ये रशिया कनेक्शन है? जी, ये एक तरह का सेकेंडरी सैंक्शन है, मतलब द्वितीयक प्रतिबंध। असल में रूस पर दबाव बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। और ये ऐसे समय में हुआ है जब पहले ही 5 राउंड्स की बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस, द्विपक्षीय व्यापार वार्ता फेल हो चुकी थी, है ना? बिल्कुल।
उन वार्ताओं में यूएस अपने एग्रीकल्चरल, कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी उत्पादों के लिए मार्केट एक्सेस यानी बाजार तक पहुंच मांग रहा था, जो नहीं मिल पाई। तो अब ये मामला WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन तक भी पहुंच गया है। हाँ, WTO में यूएस कह रहा है कि ये टैरिफ्स नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, और भारत के पास रिटेलिएशन यानी जवाबी कार्रवाई का कोई लीगल बेसिस, कोई कानूनी आधार नहीं है। और भारत का क्या कहना है इस पर? भारत ने इस दावे को चैलेंज किया है, चुनौती दी है। भारत का रिएक्शन, प्रतिक्रिया काफी फर्म रही है, काफी दृढ़ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय MEA ने इसे एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अनफेयर, अनुचित और अनजस्टिफाइड, अन्यायपूर्ण बताया है। और MEA ने यह भी कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट्स, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर कुछ कहा है? हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कहा कि किसानों, डेयरी उत्पादकों और मछुआरों के हित टॉप प्रायोरिटी यानी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं, और वे व्यक्तिगत रूप से इसकी रक्षा के लिए हेवी प्राइस, भारी कीमत चुकाने को भी तैयार हैं। ये तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, आर्थिक प्रभाव क्या दिख रहा है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट तुरंत दिखाया है, खासकर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर, मतलब जो श्रम गहन निर्यात क्षेत्र हैं उन पर। जैसे तिरुपुर, नोएडा, सूरत में जो टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं, कपड़ा और परिधान निर्यातक, उन्होंने यूएस ऑर्डर्स पर काम रोक दिया है। कुछ लोग तो इसे कोविड से भी बुरा बता रहे हैं, क्योंकि ये इनडेफिनिट है, अनिश्चितकालीन है, पता नहीं कब तक चलेगा। इंडस्ट्री बॉडीज जैसे फिक्की का क्या कहना है? उन्होंने भी गहरी निराशा जताई है। जाहिर है ये मेक इन इंडिया पहल के लिए सीधा खतरा है। सोचिए, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिनका ज्यादातर रेवेन्यू यूएस से आता है। अब वो टैरिफ से बचने के लिए केन्या और इथियोपिया जैसे अफ्रीकन देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट करने पर विचार कर रही हैं। हाँ, ये बहुत सीरियस बात है, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डिस्प्यूट, एक व्यापार विवाद नहीं है। अच्छा। जिस तरह इसे इंडिया की सॉवरेन फॉरेन पॉलिसी चॉइस यानी रशियन ऑयल इंपोर्ट्स, रूसी तेल आयात से जोड़ा गया है, वो इसे कोर्सिव डिप्लोमेसी यानी दबाव की कूटनीति का साधन बनाता है। मतलब यूएस अपनी इकोनॉमिक माइट, अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके भारत को अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चर, अपनी रणनीतिक स्थिति बदलने पर मजबूर करना चाहता है। एग्जैक्टली। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति के मूल सिद्धांत, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता पर सीधा हमला है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी का जियोपॉलिटिकल लेंस, भू राजनीतिक उद्देश्यों के लिए वेपनाइजेशन, हथियार के रूप में उपयोग करने का एक क्लासिक केस स्टडी है। उत्कृष्ट उदाहरण। ये GS पेपर 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप में एक कॉन्ट्रडिक्शन, एक विरोधाभास भी तो दिखाता है। बिल्कुल, एक ग्लेयरिंग कॉन्ट्रडिक्शन, एक स्पष्ट विरोधाभास। और साथ ही ये चाइना +1 नैरेटिव जो कथा चल रही है, उसकी फ्रेजिलिटी, उसकी नाजुकता को भी दिखाता है। कैसे? देखिए, एक तरफ वॉशिंगटन यानी यूएस सरकार नई दिल्ली को इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत में खासकर क्वाड के जरिए एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर, एक अपरिहार्य भागीदार मानता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक एक्शन, ये आर्थिक कार्रवाई भारत को एक एडवर्सरी, एक विरोधी की तरह ट्रीट करती है। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, ये अप्रत्याशितता उन ग्लोबल कॉर्पोरेशंस, वैश्विक निगमों का भरोसा तोड़ती है जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करके इंडिया आना चाहते हैं। सही बात है। अगर भारतीय निर्यातकों को ही यूएस टैरिफ से बचने के लिए अफ्रीका भागना पड़े तो मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा? बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिर्फ चाइना का डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव, लोकतांत्रिक विकल्प होना काफी नहीं है। की पार्टनर्स, प्रमुख भागीदारों से स्टेबल, स्थिर और प्रिडिक्टेबल अनुमानित ट्रेड पॉलिसीज, व्यापार नीतियां भी जरूरी हैं। तो ये टैरिफ डिस्प्यूट एक बड़े ग्लोबल पोलराइजेशन, वैश्विक ध्रुवीकरण के कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है। भारत को अपनी मल्टी अलाइनमेंट की नीति को बहुत सावधानी से नेविगेट करना पड़ रहा है, संचालित करना पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक अहम डेवलपमेंट है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में अगस्त 15 को होने वाले समिट शिखर बैठक। अच्छा, ये समिट क्यों हो रही है? इसका मकसद है 3 इयर्स से चल रहे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करना। भारत का इस पे क्या रुख है? भारत ने समिट का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि इससे डिप्लोमेसी,
कूटनीति के जरिए संघर्ष खत्म होने की प्रॉमिस, एक उम्मीद जगती है। ये भारत के शांतिपूर्ण समाधान के लगातार आह्वान के अनुरूप ही है। और मल्टी अलाइनमेंट का प्रदर्शन कैसे दिख रहा है इस सब में? देखिए, यूएस के साथ तनाव के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के साथ वेरी गुड एंड डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन, यानी बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत की। अच्छा। दोनों नेताओं ने बायलैटरल एजेंडा, द्विपक्षीय एजेंडा की समीक्षा की और स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। तो वाशिंगटन के दबाव के बावजूद मॉस्को के साथ ये सीधा एंगेजमेंट, ये जुड़ाव एक डेलिब्रेट सिग्नल है, जानबूझकर दिया गया संकेत। हाँ, बिल्कुल। ये संकेत है कि भारत किसी एक खेमे में जाने को मजबूर नहीं होगा। इसका एक अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, एक अनअपेक्षित परिणाम भी दिख रहा है क्या? जैसे इंडिया और चाइना के बीच कुछ टैक्टिकल कन्वर्जेंस। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूएस की कार्रवाइयों से इंडिया और चाइना के बीच कुछ हितों का एक टैक्टिकल कन्वर्जेंस, एक सामरिक अभिसरण बन रहा है। कैसे? उनके बीच तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स और स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। वो तो है, लेकिन दोनों एशियाई दिग्गज अपने गहरे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, सीमा विवादों और स्ट्रेटेजिक राइवलरी, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद रशिया के साथ अपने व्यापार को लेकर अमेरिकन इकोनॉमिक कोहर्शन, अमेरिकी आर्थिक दबाव का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, तो इस साझा दबाव के कारण क्या हो रहा है? इस साझा दबाव के कारण इंटरनेशनल फोरम्स, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्वाइट कोऑर्डिनेशन, एक तरह का मौन समन्वय देखा गया है, जहां दोनों देशों ने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने सॉवरेन राइट, संप्रभु अधिकार का बचाव किया है। और मॉस्को इसे कैसे देख रहा है? मॉस्को इसे देख रहा है और अब लंबे समय से डोमेंट यानी निष्क्रिय पड़े रशिया, इंडिया, चाइना RIC ट्रायलैटरल फ्रेमवर्क, त्रिपक्षीय ढांचे को पुनर्जीवित करने की बात कर रहा है। RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। हाँ, इसे US लेड अलायंसेस, अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधनों को काउंटर बैलेंस, प्रतिसंतुलित करने के लिए एक संभावित यूरेशियाई पावर एक्सेस, यूरेशियाई शक्ति धुरी के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या ये फॉर्मल अलायंस बन सकता है इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को देखते हुए? फॉर्मल अलायंस, औपचारिक गठबंधन अभी दूर की कौड़ी लगता है। इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज काफी गंभीर हैं, लेकिन RIC डायलॉग, RIC संवाद का फिर से चर्चा में आना ही एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, एक भू राजनीतिक बदलाव का संकेत है। तो ये पूरा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या दिखा रहा है? ये दिखाता है कि US यूनिलैटरलिज्म, अमेरिकी एक तरफावाद, अनजाने में एक यूरेशियन काउंटर बैलेंसिंग कोलिशन, एक यूरेशियाई प्रतिसंतुलन गठबंधन के गठन को तेज कर रहा है। और भारत को इससे क्या करना पड़ रहा है? इससे भारत को एक कॉम्प्लेक्स हेजिंग स्ट्रैटेजी, एक जटिल बचाव रणनीति अपनाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। भारत की पारंपरिक नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति अब एक अधिक डायनामिक स्ट्रैटेजी ऑफ मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण की गतिशील रणनीति में विकसित हो गई है, जिसका मकसद है नेशनल इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना। एग्जैक्टली। नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित को अधिकतम करने के लिए सभी मेजर पावर्स, प्रमुख शक्तियों के साथ इंगेज करने की कोशिश करना। और US पॉलिसी की जो मौजूदा ट्रांजैक्शनल और अनप्रेडिक्टेबल प्रकृति है, उसका क्या असर हो रहा है? उसकी वजह से वेस्टर्न ब्लॉक पश्चिमी गुट का ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर हो रहा है। साथ ही एक कमजोर रशिया आर्थिक और कूटनीतिक रूप से चाइना पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। इससे यूरेशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस बदल रहा है। हाँ, यूरेशिया में स्ट्रेटेजिक बैलेंस, रणनीतिक संतुलन बदल रहा है। ये डायनामिक, ये गतिशीलता भारत को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से रशिया चाइना एक्सिस, रूस चीन धुरी के साथ अधिक सब्सटेंटिवली, अधिक ठोस रूप से एंगेज करने के लिए मजबूर करता है। तो ये पक्ष चुनने का मामला नहीं है? नहीं, ये पक्ष चुनने का मामला नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रेटेजिक स्पेस, अपने रणनीतिक स्थान और पॉलिसी ऑप्शंस, नीति विकल्पों को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक उपाय है। आज भारतीय विदेश नीति के लिए केंद्रीय चुनौती पक्ष चुनना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि भारत कभी ऐसी स्थिति में ना फंसे जहां उसके पास कोई विकल्प ही ना बचा हो। ये बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण है। चलिए अब देश के अंदर की बात करते हैं।
जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुदा मुद्दा, चुनावी प्रक्रिया को मजबूत करना। हाँ, भारत के डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की नींव, इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया की हेल्थ, उसके स्वास्थ्य और इंटेग्रिटी, उसकी अखंडता पर टिकी है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई, भारत निर्वाचन आयोग के हालिया कदम इस व्यवस्था को साफ करने के निरंतर प्रयासों को दिखाते हैं, लेकिन साथ ही गहरे लंबे समय से लंबित सुधारों की जरूरत को भी सामने लाते हैं। बिल्कुल, जैसे ईसीआई ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कौन सा? ईसीआई ने 334 रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज यानी पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डीलिस्ट कर दिया है, सूची से हटा दिया है। 334 पार्टियां? ये तो बड़ा नंबर है। ये कार्रवाई क्यों की गई? ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि ये पार्टियां रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सेक्शन 29A, धारा 29A के तहत जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं, उनका पालन नहीं कर रही थी। ये आवश्यकताएं क्या हैं? इनमें शामिल है पार्टियों को अपनी रजिस्ट्रेशन, अपना पंजीकरण बनाए रखने के लिए लगातार चुनाव लड़ना होगा और ईसीआई को अपने एड्रेस, पते और ऑफिस बेयरर्स, पदाधिकारियों के बारे में अपडेट रखना होगा। अच्छा। ये डीलिस्टिंग एक व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैटेजी, एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य है डिफंक्ट यानी निष्क्रिय या नॉन सीरियस एंटिटीज, गैर गंभीर संस्थाओं को बाहर निकालना, जो अक्सर सिर्फ कागजों पर मौजूद होती हैं। हाँ, और अक्सर फाइनेंशियल मैलफीजेंस, वित्तीय कदाचार जैसे ब्लैक मनी कन्वर्जन, काले धन को सफेद करने के लिए व्हीकल्स, माध्यम के रूप में इस्तेमाल होने की संभावना रखती हैं। इसके अलावा ईसीआई इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची से जुड़ी चुनौतियों से भी जूझ रहा है। जी हाँ, ईसीआई ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से बार-बार कहा है कि वो कर्नाटका की महादेवापुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, महादेवापुरा निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फेक वोट्स, फर्जी वोट जोड़े जाने के अपने आरोपों को शपथ लेकर अंडर ओथ सब्सटैंशिएट करें, प्रमाणित करें। और बिहार में भी कुछ हुआ है। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR एक्सरसाइज पर कुछ चिंताएं उठाई गई थीं। उसके बाद ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि ड्राफ्ट रोल्स, प्रारूप सूची से कोई भी नाम बिना पूर्व सूचना और ड्यू प्रोसेस, उचित प्रक्रिया के डिलीट नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा। तो ईसीआई द्वारा ये कार्रवाइयां इलेक्टोरल प्रोसेस की इंटेग्रिटी बनाए रखने के लिए जरूरी और सराहनीय एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, प्रशासनिक उपाय हैं। 334 दलों को डीलिस्ट करना एक महत्वपूर्ण सफाई अभियान है। हाँ, जरूरी तो है, लेकिन ये इंटरवेंशंस, ये हस्तक्षेप काफी हद तक रिएक्टिव हैं, प्रतिक्रियात्मक हैं और प्रोसीजरल है, प्रक्रियात्मक है। ये गहरी बीमारियों के सिम्टम्स, लक्षणों को संबोधित करते हैं। मतलब कोर इशू क्या है? कोर इशू, मूल मुद्दा है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों के फॉर्मेशन, गठन और फंक्शनिंग, कामकाज, विशेष रूप से उनकी इंटरनल डेमोक्रेसी, आंतरिक लोकतंत्र और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, वित्तीय पारदर्शिता को गवर्न करने वाले, नियंत्रित करने वाले लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचे की वीकनेस, उसकी कमजोरी। तो ईसीआई की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस असल में फंडामेंटल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत को उजागर करती हैं। बिल्कुल, मौलिक विधायी सुधारों की तत्काल आवश्यकता को। ये एक ऐसा एजेंडा है जिस पर दशकों से बहस हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण लगातार रुका हुआ है। ये थोड़ा निराशाजनक है। तो ईसीआई की इन हालिया पहलों से ये सही समय है कि हम उन व्यापक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधारों पर फिर से विचार करें जिनकी सिफारिश विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने की हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के विधि आयोग और दिनेश गोस्वामी समिति। इनकी रिपोर्ट्स भारत की इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी प्रणाली में जो स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मिटीज हैं, संरचनात्मक कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए एक तरह का रोड मैप प्रदान करती हैं। लॉ कमीशन की 255th रिपोर्ट 2015 की मुख्य बातें क्या थी? वो रिपोर्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर किसी भी चर्चा के लिए एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है, एक आधारभूत दस्तावेज। उसके प्रमुख प्रस्ताव वाइड रेंजिंग है, व्यापक है और सिस्टम को ओवरहॉल करने का, पूरी तरह से बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इलेक्शन फाइनेंस के बारे में क्या कहा गया? इलेक्शन फाइनेंस, चुनाव वित्त पर रिपोर्ट कहती है
कि कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों और पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों दोनों के लिए कहीं अधिक स्ट्रिक्ट डिस्क्लोजर नॉर्म्स, प्रकटीकरण मानदंड होने चाहिए। कॉर्पोरेट डोनेशंस के बारे में? कॉर्पोरेट डोनेशंस कॉर्पोरेट चंदे को रेगुलेट करने, विनियमित करने के लिए कहती है। इसके लिए सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड संकल्प ही नहीं, बल्कि एजीएम, वार्षिक आम बैठक में शेयर होल्डर अप्रूवल, शेयरधारक अनुमोदन की आवश्यकता हो। और अगर पार्टियां इन नियमों का पालन न करें तो? महत्वपूर्ण रूप से रिपोर्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स का पालन न करने पर पार्टियों पर डी रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण रद्द करना सहित कड़ी पेनल्टी, कड़ा जुर्माना लगाने का सुझाव देती है। ये मौजूदा पेनल्टी यानी टैक्स बेनिफिट्स खोले से कहीं ज्यादा सख्त है। और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के अपराधीकरण पर? इस पर एक लैंडमार्क रिकमेंडेशन, एक ऐतिहासिक सिफारिश यह है कि हीनस ऑफेंसेस, जघन्य अपराधों जिनमें 5 इयर्स 5 साल या उससे अधिक की इम्प्रिजनमेंट, कैद की सजा हो सकती है, उनके लिए कोर्ट अदालत द्वारा चार्जेस फ्रेम, आरोप तय करने के स्टेज पर ही, उसी चरण पर ही उम्मीदवारों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, अयोग्य ठहराया जाए। 5 साल या उससे ज्यादा की सजा वाले अपराधों में चार्ज फ्रेम होने पर ही डिस्क्वालिफिकेशन, ये तो मौजूदा कानून से बहुत अलग है। हाँ, ये मौजूदा कानून से एक महत्वपूर्ण डिपार्चर है, एक विचलन है। मौजूदा कानून में डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता के लिए कन्विक्शन यानी दोष सिद्धि की आवश्यकता होती है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी, पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के बारे में क्या सिफारिश थी? रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए एक नए कानून की वकालत करती है, जिसमें इंटरनल इलेक्शंस, आंतरिक चुनाव अनिवार्य हों, कैंडिडेट सिलेक्शन, उम्मीदवार चयन के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोसेसेस, पारदर्शी प्रक्रियाएं हों। और ईसीआई को क्या शक्ति देने की बात है? ईसीआई को उन पार्टियों को डी रजिस्टर, पंजीकरण रद्द करने का अधिकार मिले जो इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहती हैं। ईसीआई को और मजबूत करने के लिए भी कुछ कहा गया? हाँ, ईसीआई की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता को बोल्स्टर करने, मजबूत करने के लिए रिपोर्ट सभी इलेक्शन कमिश्नर्स, चुनाव आयुक्तों, सीईसी सहित के लिए एक कोलेजियम बेस्ड अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कोलेजियम आधारित नियुक्ति प्रक्रिया का सुझाव देती है। इस कोलेजियम में कौन कौन हो? इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। और कमिश्नर्स को हटाने के बारे में? रिपोर्ट सभी आयुक्तों को हटाने के खिलाफ समान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, संवैधानिक संरक्षण देने की भी सिफारिश करती है, जो वर्तमान में केवल सीईसी, मुख्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध है। पेड न्यूज और ओपिनियन पोल्स पर भी कुछ था? जी, रिपोर्ट पेड न्यूज को एक इलेक्टोरल ऑफेंस, चुनावी अपराध और करप्ट प्रैक्टिस, भ्रष्ट आचरण के रूप में परिभाषित करती है, और ओपिनियन पोल को रेगुलेट करने का आह्वान करती है ताकि उनकी मेथोडोलॉजी, कार्यप्रणाली और फंडिंग, वित्त पोषण में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये तो लॉ कमीशन की बात हुई। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। उसने कई सुधारों की नींव रखी जो बाद में लागू हुए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ईवीएम्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत और उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जमानत राशि में वृद्धि। लेकिन उसकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें अभी भी लागू नहीं हुई हैं। सही कहा, जैसे स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, चुनावों का राज्य वित्त पोषण। समिति ने डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता की सिफारिश नहीं की थी, बल्कि स्टेट फंडिंग इन काइंड, वस्तु के रूप में राज्य वित्त पोषण का सुझाव दिया था। जैसे स्टेट ओन मीडिया, राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया पर मुफ्त समय देना और कुछ आवश्यक सामग्री की आपूर्ति करना, ताकि मनी पावर, धन बल के प्रभाव को रोका जा सके। और एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून पर क्या कहा था? उसने सुझाव दिया कि 10th स्केड्यूल, 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता केवल उन स्पष्ट मामलों तक सीमित होनी चाहिए जहां कोई सदस्य स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है या कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव पर व्हिप का उल्लंघन करता है। डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला कौन करे, इस पर भी कुछ कहा था? हाँ, ये भी सिफारिश की थी कि डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय लेने की शक्ति स्पीकर ऑफ द हाउस, सदन के अध्यक्ष के बजाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या गवर्नर, राज्यपाल में निहित होनी चाहिए, जो ईसीआई की सलाह पर कार्य करे। तो ये मुद्दे दशकों से अनसुलझे क्यों हैं?
इनका दशकों तक बने रहना पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था के फंडामेंटल चेंज, मौलिक परिवर्तन के प्रति रेजिस्टेंस, प्रतिरोध को रेखांकित करता है। अगर हम तुलना करें तो देखते हैं कि कैसे सोच विकसित हुई है और चुनौतियां कितनी स्थायी हैं। मतलब इलेक्शन फाइनेंस, क्रिमिनलाइजेशन, एंटी डिफेक्शन, ECIS पावर्स जैसे मुद्दों पर दोनों समितियों की सिफारिशें और आज की स्थिति। हाँ, ये दिखाता है कि चुनौतियां कितनी गहरी हैं। अंततः ECI की विजिलेंस, सतर्कता महत्वपूर्ण है, लेकिन वो केवल मौजूदा लीगल फ्रेमवर्क, कानूनी ढांचे के भीतर ही काम कर सकता है। एक वास्तविक, रोबस्ट, मजबूत और क्लीन, स्वच्छ इलेक्टोरल सिस्टम, चुनावी प्रणाली के लिए पार्लियामेंट संसद द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव एक्शन, व्यापक विधायी कार्यवाही की आवश्यकता है, ताकि मनी पावर, क्रिमिनलाइजेशन और इनर पार्टी डेमोक्रेसी की कमी जैसे मूल मुद्दों को संबोधित करने वाले लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू किया जा सके। बिल्कुल। चलिए अब रुक करते हैं GS पेपर 3 इकोनॉमी की तरफ। शहरी परिवर्तन का एक केस स्टडी देखते हैं। भारत इस समय दुनिया के सबसे बड़े अर्बन ट्रांसफॉर्मेशंस, शहरी परिवर्तनों में से एक के दौर से गुजर रहा है। हाँ, और इस ट्रांजिशन, इस संक्रमण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने सस्टेनेबल, टिकाऊ, रिजिलिएंट, लचीले और एफिशिएंट, कुशल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी अवसंरचना बना पाते हैं। इसी कड़ी में बेंगलुरु के नम्मा मेट्रो येलो लाइन का आज अगस्त 10, 2025 को इनॉग्रेशन, उद्घाटन हुआ है। यह भारत की अर्बन डेवलपमेंट जर्नी, शहरी विकास यात्रा में अवसरों, इनोवेशंस, नवाचारों और परसिस्टेंट चैलेंजेस, लगातार चुनौतियों को समेटे हुए एक शक्तिशाली केस स्टडी, एक मामला अध्ययन के रूप में काम करता है। जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बहुप्रतीक्षित 19.15 किलोमीटर, 19.15 किलोमीटर लंबी येलो लाइन का उद्घाटन किया। ये कहां से कहां तक जाती है? ये दक्षिण में आरवी रोड को दक्षिण पूर्व में फैले IT और इंडस्ट्रियल हब, IT और औद्योगिक केंद्र बुम्मा संतरा से जोड़ती है। तो ये सिर्फ शहर के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में एक और जुड़ाव नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अवसंरचना योजना में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें क्या खास टेक्नोलॉजी है? इस लाइन में एक मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिग्नलिंग सिस्टम, एक आधुनिक संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। CBTC? हाँ, CBTC। इसे पूरी तरह से ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ऑपरेशंस, यानी स्वचालित चालक रहित संचालन, जिसे ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 गोआ 4 कहते हैं, को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब बिना ड्राइवर के मेट्रो चलेगी? टेक्नोलॉजी तो यही है। हालांकि ये शुरू में लोको पायलट के साथ संचालित होगी, लेकिन अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी, जो अंतर्निहित तकनीक है, वो इसे भारत के सबसे एडवांस्ड मेट्रो कॉरिडोर्स, सबसे उन्नत मेट्रो गलियारों में से एक बनाती है। और कोई इंजीनियरिंग मार्वल? हाँ, इस लाइन का एक प्रमुख इंजीनियरिंग चमत्कार है शहर का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर। डबल डेकर फ्लाईओवर, मेट्रो और सड़क साथ साथ? जी हाँ, रागी गुड्डा से सिल्क बोर्ड तक फैला एक संयुक्त मेट्रो और सड़क गलियारा। इसे विशेष रूप से कुख्यात रूप से जाम रहने वाले सेंट्रल सिल्क बोर्ड जंक्शन पर ट्रैफिक कंजेशन, यातायात भीड़ को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तो कमाल है। लेकिन शायद UPSC एस्पिरेंट्स के लिए येलो लाइन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका फाइनेंसिंग मॉडल है। इसका वित्त पोषण कैसे हुआ? बिल्कुल, भारत भर में एक बड़ी चुनौती है बड़े पैमाने पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग डेफिसिट, शहरी अवसंरचना वित्त पोषण घाटा। हाँ, पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल रहता है। इसी चुनौती का सामना करते हुए बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक एक इनोवेटिव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक अभिनव सार्वजनिक निजी भागीदारी योजना लागू की है। अच्छा, ये PPP मॉडल कैसे काम करता है? इस मॉडल के तहत प्रमुख कॉर्पोरेशंस, बड़े निगमों ने नेमिंग राइट्स, नामकरण अधिकार, डेडिकेटेड एडवर्टाइजिंग स्पेस, समर्पित विज्ञापन स्थान और अपने कैंपसेस, परिसरों तक डायरेक्ट वॉकवे एक्सेस, सीधे पैदल मार्ग,
जैसे दीर्घकालिक लाभों के बदले में मेट्रो स्टेशंस के निर्माण को सीधे फंड किया है, वित्त पोषित किया है। क्या इसके कुछ उदाहरण हैं? हाँ, की एग्जाम्पल्स हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन फोसिस ने क्या क्या? उन्होंने कोनप्पना अग्रहारा स्टेशन को फंड करने के लिए 200 करोड़ रुपए का योगदान दिया। अब उस स्टेशन से इन्फोसिस कैंपस तक एक सीधा पैदल मार्ग है और वो प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे वाला बेंगलुरु का पहला स्टेशन भी है। 200 करोड़ रुपए। और कौन है? बायोकॉन फाउंडेशन ने हेब्बागोड़ी स्टेशन के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए का योगदान दिया। 65 करोड़। और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने बोमसंद्रा टर्मिनल स्टेशन में 65 करोड़ रुपए का निवेश किया। ये कॉर्पोरेट फंडेड मॉडल, कॉर्पोरेट वित्त पोषित मॉडल तो वाकई इनोवेटिव है। हाँ, ये बड़े पैमाने पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के फाइनेंसिंग, वित्त पोषण की चुनौती का एक शक्तिशाली और रेप्लिकेबल सॉल्यूशन, एक अनुकरणीय समाधान प्रदान करता है। ये प्रभावी रूप से प्राइवेट कैपिटल, निजी पूंजी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड्स का लाभ उठाता है। इससे राज्य और केंद्र सरकारों पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम होता है। बिल्कुल, ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है, एक सहजीवी संबंध। कॉर्पोरेशंस अपनी ब्रांड विजिबिलिटी, ब्रांड दृश्यता बढ़ाते हैं और अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण एमिनिटी, एक सुविधा प्रदान करते हैं। और सरकार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में तेजी लाती है और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करती है। एग्जैक्टली। ये मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और PPP से संबंधित GS पेपर 3 प्रश्नों के लिए एक प्रमुख उदाहरण के रूप में काम करता है। अब इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, व्यापक संदर्भ की बात करते हैं। मेट्रो रेल प्रणालियों का शहरी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये वेल डॉक्यूमेंटेड है, अच्छी तरह से प्रलेखित है। वे इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और रियल एस्टेट विकास के लिए शक्तिशाली कैटलिस्ट्स, उत्प्रेरक हैं। प्रॉपर्टी वैल्यूज पर क्या असर होता है? अध्ययन लगातार दिखाते हैं कि मेट्रो स्टेशन के 500-1000 मीटर्स 500 to 1000 मीटर्स के दायरे में स्थित प्रॉपर्टीज, संपत्तियों के मूल्य में महत्वपूर्ण एप्रिसिएशन, वृद्धि देखी जाती है। अक्सर 20% से 40%, 20 to 40%। 20 से 40%। तो येलो लाइन से भी इसी तरह की ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, इससे प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट निवेश आकर्षित होगा और हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। और सामाजिक रूप से ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक सिटी की यात्रा करने वाले हजारों कम्यूटर्स, यात्रियों के लिए एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा है। इससे ट्रैवल टाइम्स, यात्रा समय काफ़ी कम होने, सड़क कंजेशन, भीड़ भाड़ कम होने, पोल्यूशन लेवल्स, प्रदूषण के स्तर कम होने और अंततः ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ, समग्र जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। लेकिन ये प्रोजेक्ट भारत में अर्बन डेवलपमेंट की व्यापक चुनौतियों को भी तो दर्शाता है। इसमें देरी भी हुई थी। हाँ, ये भी सच है। येलो लाइन को चालू होने से पहले लगभग 4 साल के डिलेज का सामना करना पड़ा। और इससे भी महत्वपूर्ण लास्ट माइल कनेक्टिविटी की समस्या। हाँ, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम मील कनेक्टिविटी की समस्या एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई है। जैसा कि पुणे जैसे शहरों में देखा गया है, मेट्रो प्रणाली की पूरी क्षमता तभी महसूस की जा सकती है जब इसे बसों, फीडर सर्विसेज, फीडर सेवाओं और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस, गैर मोटर चालित परिवहन विकल्प जैसे परिवहन के अन्य साधनों के साथ निर्बाध रूप से इंटीग्रेटेड किया जाए, एकीकृत किया जाए, ताकि यात्रियों को स्टेशन से उनके अंतिम गंतव्य तक जोड़ा जा सके। बिल्कुल। इस अंतर को दूर किए बिना मेट्रो सिस्टम के अंडर यूटिलाइजेशन, कम उपयोग का खतरा बना रहता है। तो येलो लाइन परियोजना भारत की बड़ी शहरी कहानी का एक माइक्रोकॉज्म है, एक सूक्ष्म जगत है। हाँ, जैसा कि एक वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, विश्व बैंक की रिपोर्ट उजागर करती है, भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी को समायोजित करने और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मिटिगेट करने, कम करने के लिए 2050 तक नई रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, लचीली शहरी अवसंरचना में $2.4 ट्रिलियन से अधिक का निवेश करने की आवश्यकता है। 2.4 ट्रिलियन,
ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। येलो लाइन में देखे गए इनोवेटिव फाइनेंसिंग और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग मूल्यवान सबक प्रदान करते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट डिलेज और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की लगातार चुनौतियां आगे की लंबी राह को रेखांकित करती हैं। संक्षेप में देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में ग्रोथ, जॉब्स, रियल एस्टेट बूम है। सोशल इम्पैक्ट में बेहतर कनेक्टिविटी, कम ट्रैवल टाइम, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एनवायरमेंटल में कम पोल्यूशन, कम कंजेशन है। गवर्नेंस में इनोवेटिव पीपीपी मॉडल है और चैलेंजेस में डिलेज और लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। बिल्कुल। चलिए अब पर्यावरण की ओर बढ़ते हैं। जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट। आज वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस है और भारत वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्यजीव संरक्षण में एक लैंडमार्क अचीवमेंट, एक ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मना रहा है। जी हाँ, एशियाटिक लायन, एशियाई शेर का एक्सटिंक्शन, विलुप्ति के कगार से उल्लेखनीय रिकवरी, पुनर्प्राप्ति एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सक्सेस स्टोरी है, सफलता की कहानी है। इससे स्पीसीज मैनेजमेंट, प्रजाति प्रबंधन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी और लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, परिदृश्य स्तरीय संरक्षण रणनीतियों में महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। आज अगस्त 10, 2025 वर्ल्ड लायन डे पर गुजरात सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नवीनतम शेर जनसंख्या अनुमानों की घोषणा की है। क्या है नए आंकड़े? गुजरात में एशियाटिक लायंस, जिनका साइंटिफिक नाम पैंथेरा लियोपर्सिका है, एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। 891, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पिछली बार कितने थे? ये 2020 की जनगणना में दर्ज 674 से 32%, 32% की अभूतपूर्व वृद्धि है। 32% इंक्रीज। वाओ! 32%, ये ग्रोथ ट्रेंड कैसा रहा है? ये एक मजबूत ग्रोथ ट्रेंड को जारी रखता है। पिछले दशक में जनसंख्या में 70% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। और सोचिए 1990 में मात्र 284 शेरों के निम्न स्तर से ये एक आश्चर्यजनक रिकवरी है। 284 से 891 तक। ये वाकई शानदार है। इस सफलता का श्रेय किसे जाता है? इस सफलता का श्रेय प्रोजेक्ट लायन के तहत किए गए ठोस प्रयासों को दिया जाता है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर शुरू किया गया एक कंजर्वेशन प्रोग्राम, संरक्षण कार्यक्रम है। इसकी स्ट्रैटेजी क्या रही है? स्ट्रैटेजी एक बहुआयामी रणनीति पर बनी है। इसमें लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड अप्रोच, परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित दृष्टिकोण, साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वैज्ञानिक वन्यजीव प्रबंधन, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वन अधिकारियों के समर्पित प्रयास और महत्वपूर्ण रूप से लोकल कम्युनिटीज, स्थानीय समुदायों की एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी शामिल है। इसमें एक और महत्वपूर्ण विकास हुआ है बारडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को लेकर। जी हाँ, बारडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बड़ा वन्यजीव अभयारण्य में एक सैटेलाइट लायन पॉपुलेशन, उपग्रह शेर आबादी का नेचुरल माइग्रेशन, प्राकृतिक प्रवास और सफल इस्टेब्लिशमेंट स्थापना हुई है। बारडा कहाँ है और वहाँ कितने शेर हैं? ये पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में स्थित है। बारडा अब 17 शेरों की बढ़ती आबादी का घर है, जिसमें 6 अडल्ट्स, 6 वयस्क और 11 कब्ज, 11 शावक शामिल हैं। 17 लायंस इन टोटल। ये तो हिस्टोरिक इवेंट है, ऐतिहासिक घटना। हाँ, क्योंकि शेर 143 वर्षों की अनुपस्थिति के बाद बर्डा परिदृश्य में लौटे हैं। रिटर्न आफ्टर 143 इयर्स। इस दूसरी आबादी की स्थापना का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? रणनीतिक महत्व। इसका अत्यधिक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। दशकों से कॉन्जर्वेशनिस्ट, संरक्षणवादी इस बात को लेकर चिंता जता रहे थे कि एक ही स्थान, गिर वन में किसी प्रजाति की दुनिया की पूरी जंगली आबादी केंद्रित है। इससे क्या खतरा है? इस तरह के कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता प्रजाति को डिजीज एपिडेमिक, बीमारी महामारी या लार्ज स्केल नेचुरल डिजास्टर, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा जैसी संभावित तबाही के प्रति अत्यंत वल्नरेबल, संवेदनशील बनाती है। हाँ, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा। बिल्कुल। एशियाटिक लायन री-इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, एशियाई शेर पुनर्वास परियोजना, जिसे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का समर्थन प्राप्त था, ने इसी जोखिम को कम करने के लिए कुछ शेरों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क,
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ट्रांसलोकेट करने, स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था। तो बरोडा का सफल कॉलोनाइजेशन, बस्ती बसना, उस दिशा में एक कदम है। हाँ, यह आबादी को डी रिस्क करने, जोखिम कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह गुजरात सरकार द्वारा एक स्ट्रेटेजिक मूव, एक रणनीतिक कदम है जो दूसरी भौगोलिक रूप से अलग आबादी स्थापित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की स्पिरिट, उसकी भावना को पूरा करता है। और साथ ही ये सुनिश्चित करता है कि शेर जो राज्य की पहचान और प्राइड, गौरव का प्रतीक हैं, गुजरात के अपने क्षेत्र में ही रहें। जी, और बारदा को शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 180 करोड़ रुपए की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनिशिएटिव, वन्य जीव संरक्षण पहल शुरू की है। इसमें इको टूरिज्म, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक सफारी पार्क की योजना भी शामिल है। 180 करोड़ इनिशिएटिव। लेकिन प्रोजेक्ट लायन की सफलता ने ही कुछ नई चैलेंजेस, नई चुनौतियां भी तो पैदा की हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे शेरों की आबादी बढ़ी है, ये जिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय उद्यान और इसके आसपास के सैंक्चुअरी अभयारण्य की कैरिंग कैपेसिटी, वहन क्षमता से अधिक हो गई है। तो शेर बाहर निकल रहे हैं। नतीजतन शेर सौराष्ट्र क्षेत्र के व्यापक एग्रो-पास्टरल लैंडस्केप, कृषि देहाती परिदृश्य में फैल रहे हैं। ये क्षेत्र अब लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में उनके हैबिटेट, निवास स्थान के रूप में कार्य करता है। 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। इतने बड़े इलाके में फैल गए हैं, इससे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। हाँ, ये विस्तार अनिवार्य रूप से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव पशु संघर्ष में वृद्धि की ओर ले जाता है। हालांकि इंसानों पर हमले रेयर हैं, दुर्लभ है। संघर्ष का प्राथमिक स्रोत लाइव स्टॉक डिप्रेडेशन है, यानी पशुधन का शिकार। इससे स्थानीय समुदायों जैसे मालधारीज पर असर पड़ता होगा। हाँ, मालधारी जैसे स्थानीय पेस्ट्रलिस्ट कम्युनिटीज, चरवाहा समुदायों के लिए ये महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हार्डशिप, आर्थिक कठिनाई पैदा कर सकता है। तो ये कंजर्वेशन पैराडाइम में एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव। हाँ, ये संरक्षण प्रतिमान में एक महत्वपूर्ण ट्रांजिशन, संक्रमण का प्रतीक है। ध्यान अब एक प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र के भीतर शुद्ध स्पीशीज रिकवरी, प्रजाति पुनर्प्राप्ति के चरण से हटकर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, संघर्ष प्रबंधन और लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन, परिदृश्य स्तरीय संरक्षण के अधिक जटिल चरण की ओर बढ़ रहा है। चुनौती अब सिर्फ शेर की रक्षा करना नहीं है। नहीं, अब चुनौती है एक संपन्न विस्तारित आबादी का प्रबंधन करना, जो मनुष्यों के साथ अपना हैबिटेट, अपना निवास स्थान साझा करती है। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक न्यूएंस्ड स्ट्रैटेजी, एक सूक्ष्म रणनीति की आवश्यकता है जो फॉरेस्ट पेट्रोल्स, वन गश्त से परे हो। इसमें लाइव स्टॉक लॉस, पशुधन हानि के लिए रोबस्ट एंड टाइमली कॉम्पनसेशन स्कीम्स, मजबूत और समय पर मुआवजा योजनाएं, कंटिन्यूअस कम्युनिटी एंगेजमेंट, निरंतर सामुदायिक जुड़ाव और हैबिटेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पर्यावास प्रबंधन प्रथाएं शामिल हों जो ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप, मानव प्रधान परिदृश्य में को-एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व को सुगम बना सकें। अगर हम पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखें, 2010 में 411, 2015 में 523, 2020 में 674 और अब 2025 में 891, ये ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है। हाँ, ये आंकड़े प्रोजेक्ट लायन की सफलता को दर्शाते हैं। एशियाटिक लायन, एशियाई शेर की कहानी विश्व स्तर पर वन्यजीव संरक्षण के लिए आशा की किरण है। ये दर्शाती है कि पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन और कम्युनिटी सपोर्ट, सामुदायिक समर्थन से विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को भी वापस लाया जा सकता है। और इनका IUCN रेड लिस्ट स्टेटस क्या है? एशियाटिक लायन IUCN रेड लिस्ट, IUCN लाल सूची में एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। ये एक अपग्रेड है। पहले ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, गंभीर रूप से संकटग्रस्त थे। सफल संरक्षण प्रयासों के कारण ये अपग्रेड हुआ है। इस कहानी का अगला अध्याय सह अस्तित्व का मॉडल बनाने के बारे में होगा। बिल्कुल, एक ऐसा सबक जो दुनिया भर में संरक्षण प्रयासों के लिए अमूल्य होगा। चलिए अब सुरक्षा के मोर्चे पर चलते हैं। GS पेपर 3, इंटरनल सिक्योरिटी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में स्थायी चुनौती। वहां सिक्योरिटी सिचुएशन, सुरक्षा स्थिति डायनामिक, गतिशील
और चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हाँ, सुरक्षा बल स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखने के लिए निरंतर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, आतंकवाद रोधी अभियानों में लगे हुए हैं। किश्तवाड़ जिले में हालिया इनकाउंटर, मुठभेड़ हुई है। ये क्या दिखाता है? ये मिलिटेंसी, उग्रवाद के लगातार खतरे और सीमा पार टेररिस्ट ग्रुप्स, आतंकवादी समूहों और उनके हैंडलर्स, उनके आकाओं द्वारा विकसित की जा रही रणनीतियों की ओर इशारा करती है। ये किश्तवाड़ इनकाउंटर कब और कहाँ हुई? ये आज ही अगस्त 10, 2025 को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीजन, जम्मू संभाग में स्थित किश्तवाड़ जिले के डूल इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस, सुरक्षा बलों और टेररिस्ट्स, आतंकवादियों के बीच शुरू हुई। किस आधार पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ? ये ऑपरेशन अभियान इंडियन आर्मी, भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर द्वारा हिली फॉरेस्टेड रीजन, पहाड़ी जंगली क्षेत्र में 2 टेररिस्ट्स, 2 आतंकवादियों की उपस्थिति के बारे में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किया गया था। 2 टेररिस्ट्स। ये घटना ठीक एक दिन बाद हुई जब कश्मीर वाली के कुलगाम जिले में 2 सेना के जवान शहीद हुए थे। जी हाँ, ये इन मिशनों की हाई रिस्क नेचर, उच्च जोखिम वाली प्रकृति को रेखांकित करती है। किश्तवाड़ ऑपरेशन असल में भारत के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले चिनाब वैली रीजन, चिनाब घाटी क्षेत्र जिसमें किश्तवाड़, डोडा और रंबन जिले शामिल हैं, में किए जा रहे एक व्यापक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी स्वीप, समन्वित सुरक्षा अभियान का हिस्सा है। किश्तवाड़ का हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका क्या महत्व है? किश्तवाड़ एक ऐसा जिला है जिसकी विशेषता इसका रिमोट माउंटेनस टेरेन है, दूरस्थ पहाड़ी इलाका। ये सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करता है और मिलिटेंट ग्रुप्स, उग्रवादी समूहों को नेचुरल कवर, प्राकृतिक आड़ प्रदान करता है। इसका इतिहास कैसा रहा है मिलिटेंसी को लेकर? जिले का मिलिटेंसी उग्रवाद का एक दर्दनाक इतिहास रहा है। 2000 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट आउटफिट्स, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा (LAT) द्वारा किए गए नागरिकों के ब्रूटल मैसेकर्स, क्रूर नरसंहारों को इस जिले ने देखा है। बीच में शांति भी रही थी। हाँ, इस क्षेत्र में रिलेटिव काम, सापेक्षिक शांति की अवधि देखी गई थी, लेकिन हाल की घटनाएं इस क्षेत्र पर टेरर ग्रुप्स, आतंकी समूहों द्वारा नए सिरे से फोकस करने का सुझाव देती हैं। ये लोकलाइज्ड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप के तहत हो रहे हैं। हाँ, ये एक वैक्यूम, एक शून्य में नहीं हो रहे हैं। वे मई 2025 में हुए इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री क्राइसिस, भारत पाकिस्तान सैन्य संकट, जिसका कोड नेम ऑपरेशन सिंदूर था, उसके बाद अधिक असर्टिव इंडियन सिक्योरिटी पॉस्चर, मुखर भारतीय सुरक्षा मुद्रा की बड़ी स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप, सामरिक पृष्ठभूमि के तहत निर्धारित है। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? इस संकट में मिसाइल स्ट्राइक्स, मिसाइल हमले शामिल थे और इंडियन एयरफोर्स चीफ, भारतीय वायुसेना प्रमुख के अनुसार S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली का सफल ऑपरेशनल यूज, परिचालन उपयोग हुआ। S-400 का इस्तेमाल। हाँ, और दावा किया गया कि इसने लंबी दूरी पर एक संभावित सर्वेलेंस प्लेन, निगरानी विमान सहित मल्टीपल पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट, कई पाकिस्तानी विमान मार गिराए। S-400 सिस्टम क्रेडिटेड विद डाउनिंग मल्टीपल पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। तो हल्की सुरक्षा घटनाएं जैसे किश्तवाड़ मुठभेड़ और पहले जम्मू रीजन के डोडा और कथुआ जिलों में हुए हमले, ये क्या संकेत देते हैं? ये आतंकवादी समूहों द्वारा कश्मीर वैली से परे मिलिटेंसी के आर्क चाप को पुनर्जीवित करने की एक डिलिबरेट अटेम्प्ट, जानबूझकर किए गए प्रयास का सुझाव देती हैं। मतलब फोकस वैली से हटकर जम्मू रीजन पर आ रहा है। ऐसा लगता है। वर्षों से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, उग्रवाद रोधी अभियानों का प्राथमिक ध्यान वैली में रहा है। अब चेनाब वैली और जम्मू डिवीजन के अन्य हिस्सों के कम्युनली सेंसिटिव, सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील और रगेड टेरेन, ऊबड़-खाबड़ इलाके में उग्रवाद को पुनर्जीवित करना पाकिस्तान में बैठे टेरर हैंडलर्स, आतंकी आकाओं द्वारा एक सोचा समझा स्ट्रेटेजिक मूव, रणनीतिक कदम हो सकता है। इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य क्या हो सकता है? इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, कई उद्देश्य हो सकते हैं।
एक नया फ्रंट, एक नया मोर्चा खोलना, भारतीय सुरक्षा बलों के रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना, फैलाना, कश्मीर वैली से ध्यान हटाना और एक ऐसे क्षेत्र में कम्युनल टेंशन्स, सांप्रदायिक तनाव को फिर से भड़काने का प्रयास करना जो काफी हद तक पीसफुल, शांतिपूर्ण रहा है। ये जम्मू एंड कश्मीर में भारत की इवॉल्विंग नेचर ऑफ काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रिन को भी दिखाता है। आतंकवादी रोधी सिद्धांत कैसे बदल रहा है। बिल्कुल। दृष्टिकोण एक विशुद्ध रूप से टैक्टिकल ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी, सामरिक जमीनी स्तर की रणनीति जो हिंटरलैंड, अंदरूनी इलाकों में आतंकवादियों को खत्म करने पर केंद्रित है, उससे हटकर एक अधिक कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी टियर्ड डॉक्ट्रिन, एक व्यापक बहुस्तरीय सिद्धांत में परिवर्तित हो रहा है। इस नए सिद्धांत में क्या शामिल है? ये नया सिद्धांत कन्वेंशनल मिलिट्री डिटरेंस, पारंपरिक सैन्य निवारण को समीकरण में इंटीग्रेट करता है, एकीकृत करता है। किश्तवाड़ में एक ग्राउंड ऑपरेशन की टैक्टिकल एक्शन, सामरिक कार्रवाई अब ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, सामरिक संकेत से पूरित होती है। ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान को क्या संदेश भेजता है? ये कॉम्बिनेशन, ये संयोजन पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने की कीमत JNK के भीतर मुठभेड़ों तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सीमा पार एक कन्वेंशनल मिलिट्री रिस्पॉन्स, एक पारंपरिक सैन्य प्रतिक्रिया भी भड़का सकती है। इससे क्षेत्र में एक नया डिटरेंस इक्वेशन बन रहा है। हाँ, ये क्षेत्र में एक नया, अधिक वॉलेटाइल, अधिक अस्थिर लेकिन संभावित रूप से अधिक इफेक्टिव डिटरेंस इक्वेशन, निवारण समीकरण बनाता है, जिसका उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद के स्पॉन्सर्स, प्रायोजकों के लिए लागत बढ़ाना है। बहुत महत्वपूर्ण विश्लेषण। तो ये थे आज के प्रमुख मुद्दों पर हमारी गहन चर्चा। अब समय है UPSC एग्जाम कॉर्नर का। जी हाँ, अब परीक्षा के नजरिए से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अभ्यास प्रश्न और फ्लैश कार्ड्स पर एक नजर डालते हैं जो तैयारी में मदद करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स पॉइंटर, की फैक्ट्स फॉर August 10, 2025। मैं और आप बारी बारी से पॉइंट्स बताएंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, राजनीति और शासन। सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A, ये पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन, राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। पॉइंट 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लॉ कमीशन ऑफ इंडियाज 255th रिपोर्ट, भारत की विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट। इसने इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए कोलिजियम सिस्टम, कोलिजियम प्रणाली की सिफारिश की। पॉइंट 3, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वीवी गिरी, भारत के 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चौथे राष्ट्रपति। आज 10 अगस्त को उनकी बर्थ एनिवर्सरी जयंती है। पॉइंट 4, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, बेंगलुरु's नमा मेट्रो येलो लाइन। बेंगलुरु की नमा मेट्रो येलो लाइन, ये ड्राइवरलेस ऑपरेशंस, चालक रहित संचालन को सक्षम करने वाली कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC प्रणाली का उपयोग करती है। CBTC सिस्टम। पॉइंट 5, इकोनॉमी, येलो लाइन फाइनेंसिंग मॉडल, येलो लाइन वित्त पोषण मॉडल। इसमें इन्फोसिस फाउंडेशन और बायोकॉन फाउंडेशन जैसी निगमों से सीधे धन प्राप्त हुआ। नेमिंग राइट्स, नामकरण अधिकारों के बदले। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP, सार्वजनिक निजी भागीदारी का एक रूप है। पॉइंट 6, इकोनॉमी, US ने कुछ भारतीय सामानों पर एडिशनल 25% टैरिफ, अतिरिक्त 25% प्रशुल्क लगाया। कारण बताया गया, भारत द्वारा रशियन ऑयल, रूसी तेल का निरंतर आयात। पॉइंट 7, एनवायरमेंट, पर्यावरण, वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस। लायन कॉन्जर्वेशन, शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। पॉइंट 8, एनवायरमेंट, एशियाटिक लाइन, पैंथियरा लियोपर्सिका, एशियाई शेर। गुजरात में पॉपुलेशन, जनसंख्या 2025 के अनुमान में 891 तक पहुंच गई। 2020 से 32% की वृद्धि। रिपीट, 891 पॉपुलेशन, 32% इंक्रीज। पॉइंट 9, एनवायरनमेंट, बरडा वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात में एशियाई शेर के लिए सेकंड होम, दूसरा घर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे सिंगल हैबिटेट, एक ही निवास स्थान में पॉपुलेशन कंसंट्रेशन,
जनसंख्या के संकेंद्रण का खतरा कम हो रहा है। पॉइंट 10 एनवायरनमेंट। एशियाई शेर IUCN रेड लिस्ट IUCN लाल सूची में इंडेंजर्ड संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त से अपग्रेड किया गया है सफल संरक्षण प्रयासों के कारण। पॉइंट 11 इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यूएस प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट के बीच अगस्त 2025 समिट शिखर सम्मेलन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा के लिए अलास्का यूएसए में निर्धारित था। पॉइंट 12 इंटरनेशनल रिलेशंस, मल्टी अलाइनमेंट, बहुसंरेखण। भारत की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, विदेश नीति दृष्टिकोण जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, रणनीतिक स्वायत्ता को अधिकतम करने के लिए एक साथ कई अक्सर प्रतिस्पर्धी पावर ब्लॉक्स शक्ति गुटों के साथ जुड़ता है। पॉइंट 13 इंटरनल सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिंदूर ये मई 2025 में मिसाइल एक्सचेंजेस, मिसाइल आदान प्रदान से जुड़े इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री स्टैंड ऑफ, भारत पाकिस्तान सैन्य गतिरोध से जुड़ा नाम था। पॉइंट 14 इंटरनल सिक्योरिटी। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना ने मई 2025 कॉन्फ्लिक्ट मई 2025 संघर्ष के दौरान कई पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स, पाकिस्तानी विमानों को मार गिराने का श्रेय S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली को दिया है। S-400 credited again। एंड पॉइंट 15 हिस्ट्री, इतिहास। 9 अगस्त 1945 में नागासाकी पर परमाणु बमबारी की वर्षगांठ। वर्ष 2025 ने इस घटना की 80th एनिवर्सरी 80वीं वर्षगांठ मनाई। ये थे प्रीलिम्स पॉइंटर्स। अब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। आज की चर्चा के आधार पर अभ्यास के लिए मेंस का ये प्रश्न है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। The recent imposition of tariffs by the United States on Indian goods, citing India's relations with Russia, represents a significant stress test for India's policy of multi-alignment. Critically analyze the geopolitical and economic challenges India faces in sustaining its strategic autonomy in an increasingly polarized world. 250 words, 15 marks. जी का द्वारा भारत के रूस के साथ संबंधों का हवाला देते हुए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ प्रशुल्क लगाया जाना भारत की बहुसंरेखन की नीति के लिए एक महत्वपूर्ण दबाव परीक्षण स्ट्रेस टेस्ट का प्रतिनिधित्व करता है। एक तेजी से ध्रुवीकृत दुनिया में अपनी रणनीतिक स्वायत्ता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने में भारत के सामने आने वाली भू-राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और आर्थिक इकोनॉमिक चुनौतियों का समालोचनात्मक विश्लेषण क्रिटिकली एनालाइज करें। 250 शब्द 15 अंक। इस प्रश्न का उत्तर लिखकर अभ्यास जरूर करें। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है आज की चर्चा के आधार पर। अब बारी है डेली करंट अफेयर्स क्विज की। एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी से जांचते हैं कि आज कितना सीखा। तैयार है? मैं प्रश्न पूछूंगा, आप मन में उत्तर सोचिए, फिर मैं सही उत्तर बताऊंगा। ओके। पहला सवाल। 10 अगस्त 2025 को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ डूमल इलाके में हुई। ये इलाका जम्मू और कश्मीर के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए कुलगाम, बी पुलवामा, सी किश्तवाड़ा, डी अनंतनाग। सोचिए। थोड़ा पॉज लेते हैं। सही उत्तर है सी किश्तवाड़ा। राइट। दूसरा सवाल। भारत सरकार ने विश्व शेर दिवस 2025 पर एशियाई शेर की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शंस ए कुनो राष्ट्रीय उद्यान, बी बड़दा वन्यजीव अभयारण्य, सी वेलाउदार राष्ट्रीय उद्यान, डी पन्ना टाइगर रिजर्व। ये आसान होना चाहिए। पॉज। सही उत्तर है बी बड़दा वन्यजीव अभयारण्य। बिल्कुल। तीसरा सवाल। बेंगलुरु में नम्मा मेट्रो की नवनिर्मित येलो लाइन आरवी रोड को किस प्रमुख केंद्र से जोड़ती है? ऑप्शंस ए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी व्हाइटफील्ड आईटी पार्क, सी पिन्या औद्योगिक क्षेत्र, डी बोमसंद्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। येलो लाइन का रूट। पॉज। सही उत्तर है डी बोमसंद्रा और इलेक्ट्रॉनिक सिटी। करेक्ट। चौथा सवाल।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने अगस्त 2025 में भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण का हवाला देते हुए? ऑप्शंस: ए, अमेरिका के साथ भारत का बड़ा व्यापार अधिशेष, बी, भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का निरंतर आयात, सी, अमेरिकी कृषि आयात पर भारत के प्रतिबंध, डी, WTO बौद्धिक संपदा विनियमों का भारत द्वारा पालन न करना। ये भी काफी डिस्कस हुआ है। पॉज। सही उत्तर है बी, भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल का निरंतर आयात। हाँ। और पांचवां सवाल, भारत निर्वाचन आयोग ECI ने हाल ही में वैधानिक मानदंडों का पालन न करने के लिए 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों RUPPs को सूची से हटा दिया। यह कार्रवाई किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? ऑप्शंस: ए, भारत का संविधान अनुच्छेद 324, बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, सी, कंपनी अधिनियम 2013, डी, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। रुपीस का डीलिस्टिंग कौन सा एक्ट? पॉस। सही उत्तर है बी, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सेक्शन 29A के तहत। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी क्विज। अब आते हैं करंट अफेयर्स फ्लैश कार्ड्स फॉर एक्टिव रिकॉल पर। हाँ, रिवीजन के लिए एक्टिव रिकॉल यानी खुद से सवाल पूछकर जवाब याद करना बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। ये 10 फ्लैश कार्ड्स मदद करेंगे। मैं सवाल पूछूंगी, आप जवाब सोचें, फिर मैं बताऊंगी। ओके, साउंड्स गुड। पहला फ्लैश कार्ड, प्रश्न, प्रोजेक्ट लायन। प्रोजेक्ट लायन क्या है? सोचिए, प्रोजेक्ट लायन। उत्तर, ये भारत सरकार द्वारा गुजरात में एशियाटिक लायन, एशियाई शेर के लिए संरक्षण परियोजना है। ये लैंडस्केप इकोलॉजी अप्रोच, वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है। इसकी सफलता से जनसंख्या 891 2025 हुई, पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की चुनौती बढ़ी है। ठीक है। दूसरा फ्लैश कार्ड, प्रश्न, राजनीति के अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट की मुख्य सिफारिश क्या है? क्रिमिनलाइजेशन, लॉ कमीशन, चार्ज फ्रेमिंग। उत्तर, कानून में संशोधन करके 5 साल प्लस की सजा वाले हीनस ऑफेंसेस, जघन्य अपराधों के लिए कोर्ट द्वारा चार्जेस फ्रेम, आरोप तय होने पर ही उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई करना, कन्विक्शन, दोष सिद्धि का इंतजार किए बिना। राइट। तीसरा प्रश्न, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में मल्टी अलाइनमेंट को परिभाषित करें। मल्टी अलाइनमेंट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। उत्तर, ये भारत की समकालीन विदेश नीति रणनीति है जो एक साथ कई अक्सर प्रतिस्पर्धी प्रमुख शक्ति गुटों जैसे US लेड क्वाड और रशिया चाइना लेड SCO के साथ एंगेज करती है। लक्ष्य, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मैक्सिमाइज करना और कठोर गठबंधनों से बचते हुए राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना। परफेक्ट। चौथा फ्लैश कार्ड, प्रश्न, बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन के लिए उपयोग किया गया इनोवेटिव फाइनेंसिंग मॉडल, अभिनव वित्त पोषण मॉडल क्या है? येलो लाइन, PPP, इन्फोसिस, बायोकॉन। उत्तर, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल, जहां निगमों जैसे इन्फोसिस फाउंडेशन, बायोकॉन ने दीर्घकालिक नेमिंग राइट्स, विज्ञापन स्थान और अपने परिसरों से सीधी कनेक्टिविटी के बदले मेट्रो स्टेशनों के पूरे निर्माण को फंड किया। गॉट इट। पांचवा प्रश्न, अगस्त 2025 में भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने के लिए US द्वारा दिया गया प्राथमिक औचित्य, प्राइमरी जस्टिफिकेशन क्या था? US टैरिफ, रशिया ऑयल, सेकेंडरी सैंक्शन। उत्तर, US ने भारत द्वारा रूस से डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल, रियायती कच्चे तेल की निरंतर खरीद को कारण बताया। टैरिफ को यूक्रेन संघर्ष पर रूस पर दबाव बनाने और भारत की रणनीतिक पसंद को चुनौती देने के लिए एक सेकेंडरी सैंक्शन के रूप में पेश किया। ठीक है। छठा फ्लैश कार्ड, प्रश्न, एशियाई शेर संरक्षण के लिए बरडा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, बरडा वन्यजीव अभयारण्य का क्या महत्व है? बरडा सेकंड होम, डी-रिस्किंग, गिर। उत्तर, यह एशियाई शेरों के लिए दूसरा घर बन गया है, जो एक नई स्वाभाविक रूप से पलायन कराई सैटेलाइट पॉपुलेशन की मेजबानी कर रहा है। ये पूरी वैश्विक जंगली आबादी के एक ही स्थान, गिर वन, में केंद्रित होने के जोखिम को कम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट। सातवां
प्रश्न 2025 में भारत पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में उल्लिखित ऑपरेशन सिंदूर क्या था? ऑपरेशन सिंदूर, मई 2025, मिलिट्री क्राइसिस, S-400। उत्तर यह मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संकट का कोड नेम था, जिसमें मिसाइल हमले और हवाई झड़पें शामिल थीं। IAF प्रमुख ने इस ऑपरेशन के दौरान S-400 प्रणाली को महत्वपूर्ण सफलता का श्रेय दिया। ओके। 8वां फ्लैश कार्ड। प्रश्न ECI द्वारा रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPs को डीलिस्ट करने का उद्देश्य क्या है? RUPs, डीलिस्टिंग, क्लीन अप, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। उत्तर ये रजिस्टर से डिफंक्ट, नॉन सीरियस या नॉन कंप्लायंट पार्टियों को हटाने का एक क्लीन अप मेजर है। इसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और इन संस्थाओं के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संभावित दुरुपयोग को रोकना है। क्लियर। 9वां प्रश्न कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल CBTC सिस्टम संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली क्या है? CBTC, सिग्नलिंग, ड्राइवरलेस, येलो लाइन। उत्तर ये एक आधुनिक रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल के लिए ट्रेन और ट्रैक उपकरणों के बीच टेलीकम्युनिकेशंस का उपयोग करता है। ये बेंगलोर की येलो लाइन में देखे गए ड्राइवरलेस ट्रेन्स, गोवा 4 सहित अधिक कुशल और उच्च क्षमता वाले संचालन की अनुमति देता है। अंडरस्टूड। और 10वां फ्लैश कार्ड। प्रश्न भारतीय चुनावी सुधारों के संदर्भ में राइट टू रिजेक्ट अस्वीकार करने का अधिकार क्या है? राइट टू रिजेक्ट, नोटा, लॉ कमीशन। जहां यदि नन ऑफ द अबव नोटा विकल्प को चुनाव में बहुमत मिलता है तो चुनाव परिणाम रद्द कर दिया जाता है और नए सिरे से चुनाव कराया जाता है। लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट ने इसके कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की थी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सिफारिश नहीं की थी। तो ये थे हमारे फ्लैश कार्ड्स। जी तो ये था 10 अगस्त 2025 के महत्वपूर्ण समसामयिक मामलों, करंट अफेयर्स का हमारा व्यापक और गहन विश्लेषण। हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, चुनावी प्रक्रिया, शहरी अवसंरचना, वन्यजीव संरक्षण और आंतरिक सुरक्षा जैसे जटिल मुद्दे न केवल अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए भी हैं। हाँ, और UPSC परीक्षा के हर पेपर के लिए इनमें इनसाइट्स अंतर्दृष्टि छुपी है। और हाँ, आज की तारीख 10 अगस्त अगस्त क्रांति की 83वीं वर्षगांठ से भी जुड़ी हैं, जिसे हमने शुरू में मेंशन किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक मोड़, ये GS पेपर 1 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और हमने जुडिशरी और जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों को भी छुआ, जो GS पेपर 2 के लिए लगातार प्रासंगिक बने रहते हैं। साथ ही INS गुलदार का समुद्री संरक्षण में योगदान और रेलवे रिजर्वेशंस में तकनीकी प्रगति जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलू भी GS पेपर 3 के नजरिए से ध्यान देने योग्य हैं। सही कहा। आज की चर्चा से की टेकअवेज, मुख्य बातें क्या रहीं? मेरे ख्याल से की टेकअवेज हैं भारत की मल्टी अलाइनमेंट नीति के सामने बढ़ती चुनौतियां और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने की जद्दोजहद, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, चुनावी सुधारों की तत्काल आवश्यकता और लॉ कमीशन की सिफारिशों का महत्व, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के इनोवेटिव मॉडल्स जैसे बैंगलोर मेट्रो का PPP प्रोजेक्ट लायन की शानदार सफलता के साथ ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का बढ़ता चैलेंज, और जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी डायनामिक्स का बदलता स्वरूप, और भारत की इवॉल्विंग काउंटर टेररिज्म डॉक्ट्रीन। ये विश्लेषण सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि इन मुद्दों को समझना एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने की दिशा में भी एक कदम है। हम सबसे आग्रह करेंगे कि इस चर्चा को दोबारा सुनें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करें और उन पर और अधिक विचार करें। हाँ, ये निश्चित रूप से तैयारी और जीवन दोनों में मूल्य जोड़ेगा। बिल्कुल। और अंत में एक बार फिर प्रेरणा की बात। हाँ, आपकी मेहनत, आपका समर्पण व्यर्थ नहीं जाएगा। गोविंद जायसवाल और B अब्दुल नासिर की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। कीप पुशिंग फॉरवर्ड, कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ।
आगे बढ़ते रहें, खुद पर विश्वास रखें। अगर आपको आज का ये सत्र ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये एक्सक्लूसिव कंटेंट, विशिष्ट सामग्री के लिए आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल को लंबे समय तक सस्टेनेबल, टिकाऊ बनाने में मदद करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग करने पर भी विचार कर सकते हैं। आपका छोटा सा योगदान हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार फिर मिलेंगे नए मुद्दों के इसी तरह के गहन विश्लेषण के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।